Good afternoon, everybody. Welcome to the third day of this session. My name is Smriti Rana and I'm the Program Director at Pallium India. आज का टॉपिक है communication and आज के lead facilitator हैं Dr. Biju Raghavan. He is a senior consultant and head at the Pain and Palliative Medicine Department of Rajgiri Hospital in Aluva. And with him, we have two co-facilitators, Dr. Rajam Iyer. She's a pulmonologist and palliative care physician with the Bhatia and Hinduja Hospital. Sorry, can I just request that everybody mutes their mics, please? Thank you. And second co-facilitator today is Dr. Param Kharbanda from Chandigarh. He's a professor of neurology and a coordinator of the program on communication in healthcare from PGI MER at Chandigarh. So I will now hand over to Dr. Rajam. Rajam? Yeah, thank you, Smriti. नमस्कार. बहुत अच्छा लगता है हमें कि आप लोग आपके व्यस्त स्केड्यूल से हर दिन दोपहर में आके हमसे मिलते हैं एंड हमें बहुत एनकरेजमेंट और प्रोत्साहन मिलती है जब हम इतना एंथुजियाज्म और उत्साह देखते हैं आप लोगों में. कल आपने डॉक्टर रजनी भट्ट के साथ सिम्टम कंट्रोल और मैनेजमेंट का अटेंड किया था वेबिनार और उसमें हमने देखा था कि हमारा जो पेशेंट है रमेश, जिससे आप अभी वाकिफ हैं, वो पेशेंट का सिम्टम्स थोड़ा ज्यादा बढ़ता है और पेशेंट को ब्रेथलेसनेस ज्यादा होता है और आपने ब्रेथलेसनेस, एजिटेशन और सिक्रीशंस के बारे में, कंट्रोल के बारे में कल सीखा. और कल ये भी आपने सीखा कि सबक्यूटेनियस रूट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं पैलिएटिव केयर में पेशेंट को कम से कम तकलीफ देते हुए मैक्सिमम इफेक्ट देने के लिए. करेक्ट. सो कल के डिस्कशन में हमें ये पता चला कि पेशेंट रमेश के साथ हम कैसे आगे डील करना चाहिए, पेशेंट के साथ, पेशेंट के फैमिलीज के साथ डिफिकल्ट डिसीजंस कैसे लेते हैं, डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस, बातचीत कैसे करते हैं ऐसे पेशेंट्स के साथ, क्या सब पेशेंट्स को आईसीयू भेजना चाहिए, हम ऐसे क्रूशियल डिसीजंस जैसे क्या चीज है जो हम पेशेंट सिलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ये सब डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस आज का टॉपिक होगा कि कैसे बात करें पेशेंट के साथ, कैसे बात करें पेशेंट के फैमिलीज के साथ, कैसे हम वो डिसीजन पे आए जो पेशेंट के हित में हो, जो पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में हो. तो इससे पहले कि डॉक्टर बीजू आप अपना लेक्चर चालू करें, डॉक्टर परम आपसे कुछ बात करेंगे. और कभी भी प्लीज, ये कम्युनिकेशंस का लेक्चर है, आप और हमको दोनों को सीखना है, तो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में प्लीज टाइप कर दीजिए. डॉक्टर परम और मैं देख रहे हैं चैट बॉक्स और हम आपके उत्तर ज्यादा से ज्यादा हम देने की कोशिश करेंगे. थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल कमिंग इन टुडे. ओवर टू यू परम. थैंक्स राजू. मैं परम खरबंदा हूँ फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़ एज स्मृति इंट्रोड्यूस्ड. बिफोर आई गो टू द टॉपिक, देयर आर फ्यू थिंग्स कि आप जैसे डॉक्टर राजम ने बोला कि अपने चैट बॉक्स में किसी टाइम भी कुछ क्वेरी डाल सकते हैं. वी विल एक्चुअली लाइक अगर आप अपने कमेंट्स या सजेशन या इवन क्वेश्चंस भी उसमें बीच बीच में डालते रहें. वी विल टेक देम अप. एंड कमिंग टू टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और यू कैन से इम्पोर्टेंट है इन द वे दैट जो कम्युनिकेशन है, ये चाहे कोविड टाइम है चाहे नॉन कोविड टाइम है, पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक कड़ी है. और जैसे डॉक्टर बीजू अभी बताएंगे, उसका सिर्फ रिलेशनशिप पे नहीं, पेशेंट के एक्चुअल ट्रीटमेंट के आउटकम्स पे भी बेनिफिट है. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सेटअप एंड इवन इन जनरल लाइफ टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन इन एनी रिलेशनशिप. तो इससे पहले डॉक्टर बीजू शुरू करें, मैं एक अगर कोई क्वेश्चन आपसे या कोई डालता हूँ, उसका आप चैट बॉक्स में अपना जो भी उसके ऊपर कमेंट है दे सकते हैं. सो फर्स्ट इज के आपके हिसाब से अगर पेशेंट और डॉक्टर में कम्युनिकेशन अच्छी हो, उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट लाभ हो सकते हैं?
सो आपका जो भी मन में आता है आप साइड में चैट बॉक्स में रख सकते हैं कि जो अच्छी कम्युनिकेशन जो कि आज हम सेशन करने जा रहे हैं, अगर उसकी कम्युनिकेशन क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि पेशेंट को और इन जनरल द मेडिकल टीम्स एंड एवरीबॉडी उसको बेनिफिट मिल सकते हैं। जैसे कि पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग में अभी इस टाइम प्रेफरेबल होगा अगर हम चैट बॉक्स यूज करें, जिस वर्बल का होगा तो हम उस टाइम माइक खोल देंगे फिर आप वर्बल बात कर सकते हैं। अभी सिर्फ चैट बॉक्स में अपना लिख के कमेंट दे सकते हैं। एक और जो दिमाग में इस टाइम इम्पोर्टेंट बात आती है कि इस टाइम कंपेयर टू नॉर्मल टाइम में जो कोविड का टाइम है पेशेंट में, उसमें और नॉर्मल कम्युनिकेशन के दिनों में क्या फ़र्क है, क्या यूनिक है जो इस सिचुएशन में कोविड के टाइम में कम्युनिकेशन में कोई बैरियर आ सकता है या कम्युनिकेशन चैलेंजिंग हो सकती है? So Param, they have said, Mohammed Imran has said confidence, assurance in doctor. Rajni has said builds trust. That is very important. It builds trust and trust के ऊपर काफी कुछ based है. Trust is not only like trust on your competence, but trust होने से patient का जो understanding है communication का और following capacity जिसको हम compliance बोलते हैं वो भी बढ़ जाती है. So patient very good point. Patient trust increases the outcomes of patient and actually patient start taking responsibility with the doctor. एक और पॉइंट आया है परम, removes fear. Very good point. That is that good communication can remove fear. Very good, especially as you said Rajab, आजकल के दिनों में कोविड के टाइम में हम मानते हैं कि उसमें कुछ पेशेंट को खतरा हो सकता है, बट अगर हमें पता भी है कि पेशेंट का जो सीरियसनेस का परसेंटेज लो है, लेकिन इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन फैला हुआ है सबके मनों में कि एवरी पेशेंट, एवरी कम्युनिटी, एवरीबडी बहुत डरे हुए हैं। सो इस टाइम कम्युनिकेशन से जो उनका डर दूर हो सकता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। There's another response from Seema who says fosters realistic hope and removal of barriers such as concerns related to treatment, other plans related to decision making. Absolutely, कि जो प्लान मेकिंग है अगर पेशेंट अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेगा तो उस चीज़ को वो आगे आके उसमें अपना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा पेशेंट अपना उस प्लान को। एंड एक और है ऊपर का बिल्ड्स ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस इन डॉक्टर, इज द सेम थिंग। हाँ बिल्कुल, वेरी वेरी राइट। Advocacy, yeah. So advocacy is also part of it. Not directly we won't dealing today, but हम उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। एक काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट है जो कि एज डॉक्टर्स और एज एनी हेल्थ केयर टीम, doctors, nursing, anybody who involved with healthcare workers can act as patient advocates also, which basically means that between all the data, एक साइड में या जो दवाइयाँ फार्मा कंपनीज बनाती हैं और दूसरी तरफ पेशेंट में हम एज अ एडवोकेट खड़े हो सकते हैं बीच में, बिकॉज वी आर द वंस हु कैन गाइड देम प्रॉपर्ली। वेरी नाइस पॉइंट सुरेश यू हैव। सो आई गेस टाइम पास है तो एनी कमेंट बिफोर वी स्टार्ट, एनी कमेंट आप बताना चाहते हैं कि कोविड टाइम में क्या मुश्किल या क्या चैलेंजेस बढ़ सकते हैं कम्युनिकेशन? एजुकेशन अबाउट ट्रीटमेंट प्लान, या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनको इससे पता है क्या है, लोगों के मन में होता है कि कम्युनिकेशन से टाइम ज़्यादा लगता है। जो भी हम पूछते हैं किसी से, वो बताते हैं कि चैलेंजेस कम्युनिकेशन में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर एक बार अच्छी तरह बता दिया जाए, बार बार पेशेंट वही चीज़ आके नहीं पूछेगा ट्रीटमेंट प्लान के बारे में, उससे टाइम बच भी सकता है। And yes, no
फेस मास्क की वजह से एंड दूरी की वजह से इस टाइम कम्युनिकेशन में हमें और भी इनोवेशन लानी पड़ेगी टू प्रॉपर कम्युनिकेशन, तो आपको डॉक्टर बिजू बताएंगे। आई थिंक हम पढ़ते जाएंगे दोनों इसको। इससे पहले अब मैं हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर बिजू राघवन को, जैसे स्मृति ने इंट्रोड्यूस किया फ्रॉम एर्नाकुलम, केरला। ही विल टेक अस थ्रू द discussion of communication value during these times. Viju, over to you. Thank you, Dr. Param. That was very well done. And thank you, Dr. Rajan, for the recap. आज का हफ्ता हम हिंदी में सेशन ले रहे हैं, तो मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर बिजू राघवन हूँ। मैं यहाँ पे केरला में बैठा हूँ। कोची के पास एक छोटा सा गांव है आलुवा, वहाँ पे राजगिरी हॉस्पिटल है। राजगिरी हॉस्पिटल का पेन एंड पैलिएटिव डिपार्टमेंट से हूँ मैं। और फिर से आप सबको नमस्कार। मेरे ख्याल से रिकैप भी हो चुका है और डॉक्टर परम ने आप ये सिलसिला शुरू कर दिया है कि हम इस मुद्दे पे बात करें। तो चलिए चलते हैं, सीधा स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ प्रेजेंटेशन और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे डॉक्टर परम ने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आप घंटों बैठ के बात करेंगे। अच्छे कम्युनिकेशन से आपका टाइम बचता है, आपकी एनर्जी बचती है, और साथ ही साथ आप क्या अचीव करना चाहते हैं वो हासिल होता है। ये एडवांटेज है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने का। तो आज का जो सेशन है इसमें मैं ये तो नहीं कहता कि आज के सारे टॉपिक्स जिसमें जो आपके स्क्रीन पे हैं हम मैनेज कवर कर पाएंगे, उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फ्लिप क्लासरूम का मतलब ही यही है कि आपके पास पढ़ने का जो मटेरियल है वो पहुंच चुका है, वो ई बुक के जरिए आपके पास प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद द लेक्चर आपके पास पहुंच चुका है। तो ये आज हम क्या करने वाले हैं कि जैसे ये डॉक्टर परम ने ये सिलसिला शुरू कर दिया है कि हम आपस में चर्चा करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ाया जाए। और जरूरी नहीं है कि ये सारे टॉपिक आप कवर करने ही करने हैं, जरूरी ये है कि हम चैट बॉक्स के थ्रू और नहीं तो सीधे म्यूट हटा के आपके मन में जो है, आपके जो मन में जो बातें आ रही हैं, वो हो सकता है कि एक क्वेश्चन हो या हो सकता है कोई सजेशन हो, वो आने दीजिए। यहाँ का आज का हमारा एजेंडा क्या है कि हम इस पे खुल के बात करें। तो कोशिश करेंगे कि कैन वी गो बैक, कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन की क्या चैलेंजेस हैं वो समझें, उसको कैसे मैनेज करें समझें, थोड़े बहुत डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे, बैड न्यूज कैसे कम्युनिकेट करना है और ग्रीफ में क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं उसके बारे में, और थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो हमारे आए जिंदगी में अक्सर होता है, खासकर हमें काफी एंगर का, गुस्से का सामना करना पड़ता है, तो वो लोगों का गुस्सा कैसे हैंडल करें और हमारे अंदर जो गुस्सा पनपता है उसको हम कैसे पहचानें और कैसे उसको जड़ पे ही खत्म करें, इन सब के बारे में हम कोशिश करेंगे आज बात करने की। Can we have this amount of this thing? Yeah, can we keep it very small so that because we have to keep it very minimum. Yeah, thank you. तो आप रमेश जी से तो मिल ही चुके हैं, जो 75 साल के बुजुर्ग हैं, उन्हें कई तरीके की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारी है, उन्हें लकवा मार चुका है, और शुगर की बीमारी है, प्रेशर की बीमारी है। तो आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा है कि हम कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे और कैसे उनकी एंग्जाइटी को समझेंगे और उसका कैसे निदान करेंगे। तो रमेश जी पहुंच गए हैं अपने कोविड हेल्पलाइन सेंटर पे, और उनके सुपुत्र ने उनको पहुंचा दिया है वहां के कोविड ट्रीटमेंट सेंटर, और उनका टेस्ट हो चुका है जो कि निकला पॉजिटिव। और वाजिब सी बात है कि बहुत ही घबराए हुए हैं,
परेशान हैं और उनको एक कमरे में रख दिया है और उनके परिवार वाले पास में नहीं है और रमेश जी को यही सताया जा रही है कि मैं कब मिलूंगा, कब देखूंगा, मेरा क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो कोशिश आप कीजिए, हमारे चैट बॉक्स में अपनी तरफ से मैसेज डालिए कि इस पॉइंट पे पेशेंट और फैमिली को क्या-क्या कंसर्न्स हो सकती हैं। और ध्यान में रखिए कि आज का हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन है, तो उसको मद्देनजर आप ये चैट बॉक्स में डालें कि पेशेंट और फैमिली को क्या-क्या मुसीबतें हो सकती हैं और हम जो केयर गिवर्स हैं, हेल्थ केयर गिवर्स हैं, हमारे सामने क्या-क्या चैलेंजेस हैं, हमारे सामने क्या-क्या वो कठिनाइयां हैं जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। तो अगर चैट बॉक्स में ऑलरेडी कुछ आ चुका है तो मैं गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर परम या डॉक्टर राजम उसको सामने लाएं और उसके ऊपर थोड़ी चर्चा शुरू करें। We are waiting for response, Dr. B. ठीक है, चलो, हो सकता है कि थोड़ा टाइम दिया जाए इन लोगों को। और मीनवाइल क्या आप या डॉक्टर परम कुछ इस पे कुछ कहना चाहेंगे? सो डॉक्टर बीजू यही पूछ रहे हैं आप लोगों से कि अगर आप इमेजिन करो रमेश को पॉजिटिव करके एक रूम में बंद या एक हॉस्पिटल में लेके गए होंगे, आप जस्ट इमेजिन करके ये सोच के बताइए कि पेशेंट पे क्या बीतती होगी और फैमिलीज पे क्या बीतती होगी और उसमें हमारा रोल क्या रहेगा डॉक्टर के लिए, डॉक्टर का रोल क्या रहेगा। आप वो वार्ड के डॉक्टर हो और पेशेंट वार्ड में है, फैमिली घर पे है, तो आपका रोल क्या होगा, आपको आपके दिमाग में क्या, आपके हिसाब से पेशेंट और फैमिली के दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शेयर कीजिए ताकि देन हमें पता चले कि आप कौन से ट्रैक पे सोच रहे हो एंड देन वी कैन हैव अ डिस्कशन। सो पेशेंट के मन में क्या क्या गुजर रहा होगा और फैमिली के मन में क्या क्या गुजर रहा होगा, और आप पेशेंट हो तो आप डॉक्टर हो उस वार्ड में तो आपका क्या रोल है। There's a response saying should the patient be informed or not. So the concept of collusion, Dr. Beej. और हमारे ग्रुप में कुछ नर्सेस भी हैं, तो आप इनफैक्ट आप इतना ज्यादा और कीमती वक्त बिताते हो पेशेंट्स के साथ, आप आपके हिसाब से हमें प्लीज बताइए चैट बॉक्स के द्वारा कि पेशेंट के मन में क्या क्या गुजरती होगी। आपने बहुत सारा वक्त बिताया होगा पेशेंट्स के साथ, तो पेशेंट क्या क्या कैसे बिहेव करता है या फैमिली इस वक्त आपको कैसे परेशान करती है क्योंकि उनके मन में इतना एंजाइटी होगी। So Dr. Abhijit Mandal is saying कि face to face communication barriers about family, क्योंकि बातचीत नहीं होती face to face, इसीलिए एक बड़ा बैरियर है और पेशेंट और फैमिली एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। करेक्ट। और कुछ रिस्पॉन्सेज हैं, हमारे नर्सेस कुछ टाइप करना चाहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इमरान लिखते हैं सॉरो, एंजाइटी, स्ट्रेस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, एजिटेशन। पेशेंट शायद इस बात पे वरीड होगा कि कोविड स्टेटस फैमिली वालों का कैसा होगा। वेरी वेरी गुड पॉइंट। एंड आगे डिजीज के बारे में, डिजीज कैसे जाएगी ये कौन बताएगा। पेशेंट डिप्रेस हो जाएगा अपने ओन हेल्थ के बारे में और फैमिली के बारे में भी, फैमिली का हेल्थ को क्या होगा उनके वजह से, इस बारे में सोच के भी पेशेंट परेशान होगा। वेरी गुड रिस्पॉन्सेस। यस, तो थोड़ी बहुत तो ये बातें आ गई कि पेशेंट और फैमिली के मुद्दे क्या होंगे। थोड़ा ये भी बता दीजिए कि आप क्या सोचते हैं कि आपके सामने क्या क्या कठिनाइयां होंगी, आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस होंगे, वो भी जरा सुन लें तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर होते हुए आप क्या फेस करेंगे, आपके मन में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। आपके वार्ड में पूरे पेशेंट भरे हैं और आप सोचिए आप किस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। या आप नर्स हैं तो आपके सामने क्या क्या कठिनाइयां होंगी।
आप लोग नर्स डॉक्टर जो कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स जो कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं उनको क्या बीतती होगी. एक्सीलेंट. लैक ऑफ टाइम बता रहे हैं केशव. ऑनेस्ट कम्युनिकेशन वो करने की टेंशन है कि घबराहट होती है. हम लोग डॉक्टर लोग खुद घबरा हुए हैं. करेक्ट. ऑल ऑफ अस दिस इज लॉट ऑफ फियर अराउंड कोविड. हम सभी डरे हुए हैं. ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग के डॉक्टर के फियर का. एंड ऑल्दो ये हमारा ड्यूटी है और हम जाके वहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को देख रहे हैं एज नर्सिंग डॉक्टर और एनीबडी एसोसिएटेड इन द टीम. पर एज ह्यूमन बींग्स अपनी सेफ्टी का भी सबको फिक्र रहता है. एंड ये वाली स्ट्रेस जो है ये कई बार हम अपने बारे में सोचते नहीं है या आसपास वाले या जो है इसके बारे में बात नहीं करते. सो इसको भी खुल के बात करना आपस में अपनी टीम के साथ अपनी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग के ध्यान रखना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन द टीम इटसेल्फ. तो ये भी डर रहता है कि खुद को नहीं हो जाए कोविड. और डॉक्टर लोगों को आई थिंक इस असमंजस में रहते हैं कि पेशेंट अगर पूछे कि मुझे क्या होने वाला है और डॉक्टर बता नहीं पाएगा कि क्या होने वाला है, बिकॉज हम प्रोग्नोसिस करने में भी झिझकते हैं. वेरी गुड पॉइंट. सो देयर इज uncertainty for doctors and patients like Dr. Seema says. Very correct. तो ये सब है कि डॉक्टर खुद confused रह सकता है, stressed रह सकता है, टाइम नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीज डॉक्टर के मन में भी है. तो बहुत Biju sir, your voice is breaking, sir. अच्छा, hello, can you hear me now? Yes, sir. Can you hear me now? Sir, there is some complaint in your mic, sir. Okay. I can't hear you clearly. Yeah. Okay. Maybe. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Can you hear me now? Yes, sir. Now it's audible. ठीक है, ठीक है. तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आए हैं और इसमें से एक बड़ी बात ये निकली है कि हम भी घबराए हुए हैं, हमें भी डर है और हमारा भी स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है. तो इम्पोर्टेंट है कि हम अपना ख्याल भी रखें. हम अपने मरीजों का ख्याल तो रखते ही हैं, उनके घर परिवार वालों का भी हम पूछते हैं और साथ ही साथ हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारी खुद की सेहत शारीरिक और मानसिक दोनों ही इम्पोर्टेंट है और उसका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है. इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे. तो स्मृति ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा ऊपर जो कि आपकी नॉलेज में मैं लाना चाहता था कि पेशेंट जब आता है बड़ा डरा होता है कि क्या होगा, मुझे कितना सीरियस होगा, कोविड है, बचूंगा नहीं बचूंगा. और कई बार हमारे पास एग्जैक्ट बताने को नहीं होता है. दैट इज अ बिग चैलेंज इन कम्युनिकेशन कि उसको कैसे डील करना है, कि कैसे हम विदाउट टेलिंग गलत इंफॉर्मेशन वी आल्सो आर एबल टू से दैट हमें एग्जैक्ट नहीं पता है. समटाइम्स वी रवि. और वो मैं बिल्कुल मानता हूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अक्सर होता है कि हमें खुद को ही नहीं मालूम होता कि अभी आगे क्या डेवलपमेंट होगी. तो ऑन स्पॉट टू स्पॉट ही हमें पता रहता है कि अभी क्या हो रहा है. ये हम कई बार हो सकता है कि हम नहीं बता पाते कि आगे क्या होगा. तो उसके बारे में भी बात करेंगे और मेरे ख्याल से आगे बढ़ा जाए. तो हाँ रे रवि. not moving forward. Why? तो हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या हैं. तो एक तो चैलेंज हो गया टेक्नोलॉजी. वो तो नहीं बोल रहा कि क्या करे फेर हो करियो है कि हमारे गांव में कई बार हो सकता है कि नेटवर्क ठीक से ना हो. मैं खुद ही एक रूरल एरिया में काम करता हूं और यहाँ पे हम जहाँ कई जगहों पे होम केयर पे जाते हैं तो टेलीफोन मिलता नहीं है. तो मेरी टीम अक्सर परेशान होती है. तो कई बार होता है कि पेशेंट के घर से निकल के रोड के बीच में आके खड़े होके मेरे को कई बार फोन करते हैं क्योंकि घर के अंदर कवरेज नहीं होता. तो ऐसे माहौल में हो सकता है कि आपके पेशेंट हो या आपके जो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स हो वो आपके साथ नेटवर्क की कवरेज के ना होने की वजह से कनेक्ट ना हो.
और ये भी हो सकता है कि बहुतों को ये सब टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना है ना पता लगे। मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि मैंने जूम बस अभी कुछ ही टाइम हुआ है यूज करना शुरू किया, इसके बारे में मुझे इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था, लेकिन अब यूज कर रहे हैं। तो ये है कि टेक्नोलॉजी एक चैलेंज हो सकता है। और क्या आपको भी रवि लगता रे, है आपके वहां पे भी रवि, कुछ चैलेंज हो, हमें लिख के जरूर बताइएगा। और उसके अलावा हमारे पेशेंट्स को एक जो चैलेंज होता है कि जैसे अभी हम कह रहे थे कि हम डरे हुए हैं, तो इमेजिन कीजिए कि हमारे पेशेंट्स और फैमिली मेंबर्स कितने डरे हुए होंगे, क्योंकि एक महामारी है, इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें भी चलती हैं। तो वाजिब सी बात है कि डर तो लगेगा ही, और डर के साथ ये भी होता है कि टेंशन होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। और इसके साथ ही कई बार गुस्सा भी आता है, डिप्रेशन भी हो जाती है। ये सब बहुत सारे चैलेंजेस हैं। रवि और हमारे देखिए यह वीडियो उसका है रिकॉर्ड। अच्छा जी, ये कोई है जो जिनका म्यूट नहीं है, क्या म्यूट करेंगे प्लीज? Can we mute everyone apart from Viju? Yeah, can the center mute everybody, perhaps except the speaker? Yes, sir, we done. All right, ठीक है। एंड देन उसके अलावा ये हो सकता है कि पेशेंट्स को ऐसी बीमारियां भी होती हैं कि वो वैसे ही बहुत सिक होते हैं, या उनको जैसे स्ट्रोक हो गया तो ढंग से बात नहीं कर पाते, तो वो सब हमारे कम्युनिकेशन के लिए चैलेंजेस बन जाते हैं। और हमारी जो फैमिली है और जो पूरा समाज जो है, वो भी बहुत आजकल चैलेंज फेस कर रहा है कि जैसे सब जगह डर फैला हुआ है। और इसके डर से क्या होता है कि एक नई तरीके की छुआछूत शुरू हो गई है, कि जिसको है उसको सब अलग कर देते हैं, कि वहां नहीं जाना, उससे बात नहीं करना। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये किसी के पास जाने से नहीं है। आप अपना मास्क पहनिए, अपना हाथ को स्वच्छ रखिए, और करीब 2 मीटर का डिस्टेंस रखिए। दिल मिलने चाहिए, बस शरीर को अलग रखिए। तो ये मैसेज बाहर जाना चाहिए कि हम सबको इकट्ठे ही इसको फेस करना पड़ेगा, लेकिन हमें अलग करने के लिए बहुत लोग होंगे, बहुत सारी ऐसी खबरें होंगी, लेकिन हम लोग इस फील्ड में हम जो काम कर रहे हैं, हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम लोगों को समझाएं कि सिर्फ शरीर को अलग रखना है, दिलों को नहीं। और हम लोगों के पास क्या क्या चैलेंजेस हैं? यस, डॉक्टर राजम, यू आर गोइंग टू से समथिंग? नो, आई वाज ओनली सेइंग कि जो वर्ड अभी यूज कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, ये शायद कुछ प्रकार से गलत है। ये फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, मन सोशल इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए सबके बीच में। ये थोड़ा मिसनॉमर जैसे हो गया है कि दूर रहो तो मेंटली भी दूर नहीं रहना चाहिए, यही कहने की कोशिश कर रहे डॉक्टर बीजू। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। और किसी ने ये बात उठाई थी कि आजकल हम सबको मास्क वगैरह पहनना पड़ता है। तो पहले क्या था कि हम लोग जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जो या हमारे मेडिकल फील्ड के जो बाकी जो लोग हैं, सब जब पेशेंट्स और फैमिली से मिलते थे तो लोग हमारा चेहरा देख पाते थे और हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन देख पाते थे। और ये हमारे कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ी चीज होती है कि बॉडी लैंग्वेज एक बहुत अहम हिस्सा है कम्युनिकेशन का। लेकिन अभी क्या हो गया है कि मिनिमम एक सिंपल मास्क तो अब हर कोई पहनता ही है, पहनना भी चाहिए। और उसके अलावा जो काफी जो आईसीयू या ऐसे जगहों पे जहाँ इंटेंसिव केयर दे रहे हैं, वहां पे तो पूरा का पूरा ही ढका होता है, कवरऑल पहना जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी क्या हो जाती है कि हमारे चेहरे दिखने बंद हो गए। और जब एक चेहरे से ही हमारे एक इंसानियत झलकती है और एक ह्यूमन कनेक्शन भी चेहरा दिखे तो आराम से हो जाता है। अब ये ना हो तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही। और वैसे भी आप सोचिए, कौन अपनी इच्छा से हॉस्पिटल आता है? मजबूरी होती है तभी हॉस्पिटल आता है। तो हॉस्पिटल का नाम सुनते ही लोगों को टेंशन तो हो ही जाती है। और आजकल के जो हालात हैं, हमारा जो
हम जैसे हो गए, हमें मास्क पहनना पड़ रहा है, हम लोग जिस तरीके से जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस वजह से हमें देख के लोगों को और घबराहट हो जाती है। मेरी बहन है जो मेरे से काफी बड़ी है, वो हम लोग न्यूज देख रहे थे, तो एक न्यूज का क्लिपिंग था कि जहाँ पे ये काफी सारे लोग, डॉक्टर्स एंड नर्सेस है मालूम नहीं, सब कवरऑल में थे, और वो कह रही थी अरे बाप रे, इनको तो देख के ही डर लगता है। तो हालांकि उन्हें मालूम है कि ये लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन ये सब पहन के पहले भी हमें देख के लोग डर जाते थे, लेकिन ये पहन देख के तब और भी डरना शुरू हो गए। तो ये जरूरी है कि हम इसके बावजूद कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करें, कैसे उनका एंग्जाइटी कम करें। और इसके लिए हमारे जो ई बुक में जो एक एल्गोरिदम दिया है, बहुत ही उम्दा एल्गोरिदम डॉक्टर सीमा एंड उनके फ्रेंड्स ने मिलकर बनाया है, और इसमें ये एल्गोरिदम आप जरूर पढ़िएगा। इसकी मोटी मोटी बातें ये हैं कि आप लोगों को कैसे कंफर्ट देंगे, आप उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, हालांकि आपने मास्क पहने होंगे, हालांकि आपने कवरऑल पहना होगा, लेकिन आप इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो सब एल्गोरिदम में है। और फिर उनसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं, आपको क्या तकलीफ है, आप उनको सुनिए, लिसन टू देम, वो बहुत बड़ी बात है। और सुन के बस सिर्फ सुने ही ना, आप उनको दिलासा भी दीजिए। और जब आपको उनके साथ बात करनी होगी, तो जो आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा वो सच्चाई से शेयर कीजिए, लेकिन उस सच्चाई में इंसानियत भी होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ऐसे इंफॉर्मेशन दे डाला जिससे किसी के सिर के ऊपर पहाड़ तोड़ दिया हो, वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत सेंसिटिव तरीके से वो इंफॉर्मेशन सच्चाई से लेकिन इंसानियत से भरी हुई तरीके से होनी चाहिए। तो ये एल्गोरिदम बिल्कुल आप टाइम निकाल के पढ़िएगा। आपने ऑलरेडी देखा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरे एक मित्र हैं जो अमेरिका में डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे को ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था कि वहां पे कुछ डॉक्टर्स लोग ये अपनी फोटो को फोटोस्टेट करके अपने कवरऑल पे लगा रहे हैं, जिससे कि फायदा ये है कि उनके चेहरे पेशेंट्स ना देख पाए, लेकिन उसके बावजूद फोटो से उनको अंदाजा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने भी एक चीज किया, आपको पता नहीं आप देख पाए कि ना देख पाए, लेकिन जो देख सकते हैं वो ध्यान कीजिए। मेरा जो पॉकेट है, यहाँ पे मेरा हॉस्पिटल का आईडी टैग है, और आईडी टैग में आपको शायद दिख रहा होगा कि मेरा चेहरा ठीक से दिखेगा नहीं, लेकिन उसके साथ ही मैंने एक और चीज लगाई है। मैंने अपने फोटो का एक अपने चेहरे का एक फोटो लेके थोड़ा बड़ा तरीके से मैंने लेके रखा हुआ है, और जो पेशेंट्स मेरे को पहली बार मिल रहे हैं, या तो होम केयर में या हॉस्पिटल के अंदर, मैं उस टाइम पे इस तरीके से मोड़ के लगा लेता हूँ, और हॉस्पिटल के बाकी टाइम पे मैं हॉस्पिटल का आईडी टैग कर लेता हूँ। मुझे इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी है, बहुत ही आराम से हो गया था, बाहर से कहीं नहीं करवाया, घर पे ही अपने एक प्रिंटर था उस पे से करवा लिया। ये कोई फोटो क्वालिटी पेपर नहीं है, सिंपल A4 पेपर पे लेके काट के रखा हुआ है, लेकिन ये हर कोई कर सकता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के इनोवेटिव चीजें लोग बाग कर रहे हैं, और भी आप जितने दिमाग काम करेंगे उतने नए नए आइडियाज आते रहेंगे। आइडिया क्या है कि हम लोग कैसे, हमारे ऊपर ये पर्दे लगे पड़े हैं, पर्दे के परे हम कैसे लोगों को रीच आउट कर पाए, हम कैसे उनके appreciating this fact, they're saying it's a very good idea, it's a nice way to have a face to the person who looks like an astronaut. ट्रू एब्सोल्युटली। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं ऐसे हालातों में। और हाँ, हालांकि हमने फेस मास्क पहना हुआ है, लेकिन फिर भी आप आई कांटेक्ट कीजिए। अगर आपने पूरा कवरऑल पहना हुआ है, आपने फेस शील्ड लगाया हुआ है, गॉगल्स लगाए हुए हैं, और हो सकता है कि आपके सामने वाला बंदा आपकी आंखें ना देखे, लेकिन आपका शरीर बताएगा कि आप उसको देख रहे हैं, तो आप जरूर देखिए, आई कांटेक्ट कीजिए। और हो सकता है कि आपके चेहरे की हंसी ना देख पाए, लेकिन मैं कहूंगा तब भी आप अपने मास्क के पीछे जरूर मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी जो मुस्कुराहट है वो आपकी आंखों में झलकेगी, आपकी आवाज में झलकेगी।
ये मुस्कुराहट आपकी आंखों में झलकेगी और आपकी आवाज में खनकेगी, और उससे आपको ये एहसास करवाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि ये मास्क के पीछे भी मैं एक इंसान हूं, और आपका जो पेशेंट है वो भी एक इंसान है, और हम दोनों इंसानियत के नाम पे कोविड के समय में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये जुड़ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही कम्युनिकेशन का आधार है कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जुड़ता है, और वहीं पे आप उनकी एंजाइटी कम कर सकते हैं, उनको दिलासा दे सकते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं, और मुश्किल टाइम में उनको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे सकते हैं। डॉक्टर परम, डॉक्टर राजम, आप बीच में अगर कुछ टोकना चाहें, कुछ बताना चाहें, प्लीज गो अहेड विद इट। No, I have just asked everybody else if they can also think of another way, like the photograph on the PPE suit. Let us all collectively think of another way we can do, if at all there is some bright minds in this group. And also there was a question which probably you will take later, is about lack of communication and negligence, which can be a lot of stress for the patient and the family. There was a question in the chat box. So whenever you're ready for that. एक और बिजू पॉइंट था, किसी ने मेंशन किया, जैसे पुष्पा जी ने, कि एक बड़ी हिंड्रेंस है कि पेशेंट्स को अपने रिलेटिव्स को मिल नहीं सकते, जो हमने पहले भी बात किया जिसके बारे में। सो उन्होंने सजेस्ट किया कि मोबाइल के थ्रू अगर बात कर सके, मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा आइडिया है। वी ट्राई टू डू दैट कि जब जितना हो सकता है आइसोलेशन में पेशेंट अपने मोबाइल से वीडियो चैट फैमिली के साथ अगर उससे करवा दी जाए तो उनका एंजाइटी लेवल कम हो जाएगा उनसे फैमिली से कम्युनिकेशन करने में। कई बार ऐसा भी होता है कोविड में कि डेथ के टाइम भी पेशेंट अकेला होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो सकता है पेशेंट के लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी। कई लोगों ने बाहर ऐसे किया है कि उस टाइम अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है, जो भी नर्सिंग डॉक्टर दूसरा स्टाफ है बाद में फैमिली को कॉल करके बता सकते हैं कि हम उनके साथ थे। बड़ी इंपॉर्टेंस से उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा कि उस टाइम लास्ट टाइम में वो अकेले नहीं थे, हम उनके साथ थे और ये हमारी बात हुई। तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है पेशेंट की फैमिली। बिल्कुल एग्री करता हूँ डॉक्टर परम, और जिन्होंने ये एडवाइस दिया है। और यस, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जहां जहां पॉसिबल हो सके, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी होती ही इस्तेमाल करने के लिए है। तो थैंक यू फॉर दैट कमेंट। But also somebody pointed out that maybe they are not allowed using mobile phones in the ward, in which case I think the communication between the patient और फैमिली के बीच और भी कठिन हो सकती है, पेशेंट और फैमिली और भी अकेला हो सकता है। सो मे बी वार्ड के फोन के द्वारा या डॉक्टर के फोन के द्वारा कुछ मैसेजेस भेज सकते हैं। शायद मे बी डॉक्टर बीजू यू कैन हाईलाइट हाउ दैट कैन बी हैंडल्ड व्हेन द फोन्स आर नॉट अलाउड इन द वार्ड। राजम, ये ना क्वेश्चन जो है, बीजू एंड राजम एंड एनीबॉडी हु इज ऑन द पैनल, ये क्वेश्चन ये दूसरी तीसरी बार ये क्वेश्चन उठाया गया है पिछले सेशंस में कि पेशेंट्स को मोबाइल फोन अलाउड नहीं है अंदर। मे बी हमें अपना दिमाग किसी टाइम लगाना चाहिए, इंक्लूडिंग जो लोग अटेंड कर रहे हैं, कि एज फार एज पॉसिबल अनलेस कोई रियल इन्फेक्शन का रिस्क या कुछ ऐसा हो, जस्ट एज अ नी जर्क रिएक्शन मोबाइल अलाउ या रोकने मे नॉट बी वेरी गुड आइडिया। So as far as possible we should work towards के within the limits, अगर मोबाइल पेशेंट के पास है उसके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है कम्युनिकेशन। एक और चीज है कि कभी कभी जब बुजुर्ग लोग एडमिट होते हैं वार्ड में, शायद उनको मोबाइल यूज करना भी नहीं जानते हैं या व्हाट्सएप कॉल करना नहीं जानते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे नर्सेज डॉक्टर्स जो हैं थोड़ा कंपैशन दिखा के उनको मदद करना जरूरी है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन सबके बस की बात नहीं है। सो आई थिंक ये वी नीड टू, हम लोग एक दूसरे से वो जैसे बोलते हैं दया, कंपैशन, सहानुभूति का वक्त है ये दिखाना। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली कि पेशेंट और फैमिली बिल्कुल साथ में नहीं है और पता नहीं कितने दिन दूर रहेंगे या मिलेंगे भी नहीं। बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे मेडिकल सिस्टम में एक डर होता है कि अगर हम सबको ये वीडियो चैट अलाउ करें तो पता नहीं सोशल मीडिया में क्या क्या निकला है। तो एक तरीके से वो एक रीजन हो सकता है, लेकिन जैसे डॉक्टर राजन ने कहा कि हमें एक मिडवे ढूंढना पड़ेगा कि थोड़ी इंसानियत के नाम पे हमें थोड़ी बहुत ढील देनी पड़ेगी।
मेरे ख्याल से एक सजेशन मेरी तरफ से ये हो सकता है कि हॉस्पिटल की तरफ से कोई अरेंजमेंट हो कि फैमिली और पेशेंट आपस में वीडियो चैट कर लें, तो एक तरीके से एक वो कंट्रोल भी रहेगा, एट द सेम टाइम इंसानियत के नाम पे एक एड ऑन सर्विस। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल में भी, हम जैसे अगर कोई पेशेंट बहुत बीमार है तो एक एडिशनल फैमिली मेंबर बाइस्टैंडर को अलाउ करते हैं इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटेरियन रीजंस की वजह से। तो ये इंसानियत के नाम पे हम हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे कैसे सहूलियत प्रोवाइड कर पाए अपने पेशेंट्स और फैमिलीज को। और कुछ नहीं तो आगे बढ़ा जाए। प्लीज गो अहेड सर। ओके, राइट। तो अगली चीज है कि हम लोगों को एक मोहर लगा देते हैं कि ये तो कोविड पेशेंट है, तो इस घर में तो कोविड वाले रहते हैं। तो इस तरीके से मोहर ना लगाई जाए, लोगों को इस तरीके से कैटेगराइज ना किया जाए, क्योंकि उनका मनोबल टूटता है और एक तरीके से ये छुआछूत को बढ़ावा देता है। तो आप कोई भी पेशेंट हो, आप उनका एक्सेप्ट कीजिए कि वो जो है वो है। ये किसी की गलती की वजह से नहीं होता, कोई भी बीमारी किसी की गलती की वजह से नहीं होती। और आप वो जो हैं वो रेस्पेक्ट कीजिए कि वो जैसे हैं वैसे हैं। आप उनको, हर किसी को इज्जत बनती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इज्जत के लायक ना हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और किसी का भी दर्द, किसी का भी प्रॉब्लम, आप उसको छोटा मत कीजिए, क्योंकि हर किसी को अपनी प्रॉब्लम ही दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई हमारे पास आता है अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, उसको आप ये ना कहिए अरे ये तो कुछ भी नहीं है वगैरह, आप कंपेयर मत कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि दूसरा आदमी जो है वो क्या प्रॉब्लम से जूझ रहा हो वो शायद हमें मालूम ना, लेकिन हो सकता है कि चेहरे पे उसकी शिकन ना हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो पीड़ित ना। तो आप किसी को कंपेयर मत कीजिए, अरे तुम इतनी छोटी बात पे इतना भकेड़ा कर रहे हो, उसको देखो वो आराम से बैठा है और उसको ये बीमारी है, उसकी ये हालत है। वैसे कंपेयर भी मत कीजिए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। आपके साथ जो सामने जो बैठा है, आप उसको थोड़ा आप छोटा दिखाओगे और वो और he will feel bad about it. कुछ इस बारे में कोई कमेंट करना चाहेगा? They say that we should be non-judgmental, comprehensive, and every patient should be dealt with patience. Absolutely. और दूसरी बात है कि आप एस्यूम मत कीजिए। मुझे एस्यूम का हिंदी नहीं मालूम, लेकिन बस यही है कि आप लोगों का जो आप कोई आके कहता है कि मैं बहुत घबराया हूँ, तो एकदम से आप ये मत एस्यूम कीजिए कि वो इस वजह से घबराया होगा। आप उससे पूछिए किस बात से घबराए हो, किस बात से दुखी हो, किस बात का डर है, तो वो आपको बताएंगे। और जो बताएंगे, हो सकता है कि आपके पास उसका कुछ इलाज हो सकता है कि आपके पास उसका कोई सोल्यूशन हो। ये भी हो सकता है कि आपके पास उसका कोई सोल्यूशन ना भी हो, लेकिन आपने जो उसको बैठ के सुना, वो ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है। क्योंकि किसी के दुखड़े को सुनना, किसी के पीड़ा को सुनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी हीलिंग प्रोसेस है। कोई टिप्पणी? डॉक्टर परम, डॉक्टर राजम? नहीं, तो दैट इज द बिग, ये डॉक्टर लोग और पेशेंट लोग का आजकल यही बहुत बड़ा चीज है कि बोलते हैं कि वक्त नहीं मिलता है, बहुत बिजी है, इतने सारे पेशेंट्स हैं और डॉक्टर लोग को खुद टाइम नहीं मिलता। इस वेरी बिजी और व्यस्त जीवन में अगर कोई डॉक्टर 5, 7, 10 मिनट निकाल के पेशेंट का सिर्फ दुखड़ा सुनता है, वो ही पेशेंट का काफी हद तक टेंशन कम कर देता है। और यही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि डॉक्टर परम ने भी पहले बताया था कि ऐसा नहीं है कि आप आधे घंटे स्पेंड करो एक पेशेंट के साथ, अगर वो वाइटल क्रूशियल 5 मिनट भी आप अगर बैठ के उसकी बातें सुने, क्योंकि डॉक्टर लोगों की आदत है ज्यादा बोलना,
सुनना अगर हम करें तो उसका तकलीफ, उसकी पीड़ा, और ये उसको लगता है कि ये डॉक्टर मुझे मेरे बारे में सोच रहा है, एटलीस्ट ये बैठ के मुझे सुन रहा है। ये वक्त जो है, व्यस्त स्केड्यूल जो है हमारा, उसी के कारण हम पेशेंट्स की बातें मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। हम एक के बाद एक पे हम लिस्ट खत्म करने की जल्दी में पेशेंट को सुनना रह जाते हैं। ये कोविड की सिचुएशन में डॉक्टर बीजू यही कह रहे हैं कि एज इट इज पेशेंट का स्ट्रेस लेवल इतना हाई है, अगर हम 5 मिनट भी निकाल के सुने तो बहुत फर्क पड़ेगा पेशेंट के मनस्थिति में, और डॉक्टर को भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया। आगे बढ़ते हैं। और आपके पास 5 मिनट भी ना हो, आप एक सेकंड लेके आप अपने पेशेंट को या उनके फैमिली को आप एक बार छू जरूर लीजिए। ये बहुत हमारा ये कोविड के चक्रों में हम लोगों ने एक ह्यूमन टच खो दिया है। पहले तो हम फिर भी किसी के हाथ पे या किसी के कंधे पे हाथ रख के उनको हिम्मत बंधाते थे, अब तो वो भी बंद हो गया है। मैं कहना चाहूंगा, मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आप प्लीज एक अपना जो ह्यूमन टच है, एक इंसान ही एक दूसरे इंसान को एक टच कर पाता है, एक तरीके से एक इंसान ही एक दूसरे इंसान को अपने शरीर से, इंसानियत से छू सकता है। और भले ही उसके तुरंत बाद आप अपना हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए, लेकिन आप छूना मत भूलिएगा, बिल्कुल छूइए। इसमें आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आपको सुनने का, किसी को सुन के दिलासा देने का टाइम नहीं है, आप इतना बिजी हैं, कम से कम आप ये जरूर याद रखिए कि डू अ ह्यूमन टच। पहले मुझे डर लगता था जब खासकर लॉकडाउन वगैरह हुए थे, लेकिन मैंने हिम्मत बनाई और अब मैं वापस उस नॉर्मल प्रैक्टिस पे आ गया हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं इसके बाद सीधे अपना हाथ सैनिटाइज कर लेता हूं, पेशेंट के सामने ही कर लेता हूं, लेकिन छूने के बाद छूता जरूर हूं। और यही बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें टाइम निकाल के इंफॉर्मेशन रेगुलरली शेयर करना पड़ेगा। ये दूसरे पिक्चर में हमारे चीफ मिनिस्टर हैं श्री पिनराई विजयन, और वो फेमस है। हमारा पूरा स्टेट, केरला का पूरा स्टेट शाम को बैठता है टीवी के सामने, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चलता है, पूरा आंकड़ा देते हैं कि आज स्टेट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ, कितने लोगों को हुआ, कितने लोग निकले वगैरह। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि रोज करेक्ट टाइम पे ये इंफॉर्मेशन देते हैं, और कुछ बात छुपा के नहीं रखते, पूरी बात देते हैं, और जिस तरीके से बोलते हैं उसमें एक इंसानियत झलकती है। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, तो ये कृपया ये मत समझिएगा कि मैं किसी पार्टी की तरफदारी कर रहा हूं। हम लोग डॉक्टर्स और नर्सेस, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पेशेंट को और उनके फैमिली को रोज फिक्स टाइम पे उनकी बारे में, उनकी खबर, सच्ची खबर दें, और जो खबर हम दें वो उसमें इंसानियत भी होनी चाहिए। बिना इंसानियत के सच्चाई वैसी कड़वी होती है, बिना इंसानियत के वो जहर बन जाती है। तो इंसानियत का काफी अच्छा घोल उसमें डाल के वो कड़वी सच्चाई बतानी पड़ेगी। और अगर सच्चाई अगर मीठी है तो बहुत अच्छी बात है कि इससे आपका टेस्ट नेगेटिव आया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन टेस्ट पॉजिटिव है, अनफॉर्चुनेटली ये आपका निकला है, पॉजिटिव आया, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सारा कुछ अरेंजमेंट्स है। इस तरीके से आप हिम्मत भी बंधाइए, दिलासा भी दीजिए, लेकिन सच भी कहिए, और वो रेगुलरली कहिए। यस, प्लीज गो अहेड। एक ये अच्छा, बहुत बढ़िया पॉइंट बताया है डॉक्टर बीजू ने कि आपके टीम वर्कर्स से आप डिवाइड कर सकते हो कि कौन से पेशेंट का कंडीशन अच्छा है,
कौन से पेशेंट का कंडीशन बुरा है, उस हिसाब से सीनियरिटी के हिसाब से आप एक फिक्स टाइम में पेशेंट्स के रिलेटिव्स को बोल सकते हैं कि ये जो पेशेंट है उनका ये हुआ है और पेशेंट सुधर रहा है, ये पेशेंट इसका ये हो रहा है, इसका नहीं सुधर रहा है। तो एटलीस्ट वो इसी उम्मीद में रहेंगे, जैसे केरला वासी उनके मुख्यमंत्री के भाषण के लिए उम्मीद में है, शाम के 6 बजे मेरे डॉक्टर से फोन आएगा और ये बताएंगे। तो एटलीस्ट दैट भी बहुत बढ़िया आइडिया सुझाया है डॉक्टर बीजू ने कि जो टीम है सब मेंबर सबके साथ बात करने की जरूरत नहीं, एक अपॉइंटेड मेंबर ड्यूटी के हिसाब से आप टीम में वार्ड में हो या आईसीयू में पेशेंट के फैमिली को रिलेटिव, और आजकल के जमाने में तो व्हाट्सएप है, फोन है या ईमेल है या मैसेज है, अगर आप बात करने का टाइम नहीं है तो एक मैसेज तो भेज सकते हैं रिलेटिव्स को, उससे आप पे भी ट्रस्ट बढ़ा रहेगा। डॉक्टर भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि आजकल के डॉक्टर ख्याल नहीं करते हैं, पेशेंट को लेके गए पता नहीं क्या हो रहा है। तो दोनों साइड का ट्रांसपेरेंसी रहेगा, हॉस्पिटल में क्या चल रहा है वो घर में पता चलेगा, और आप घर के न्यूज भी अगर पेशेंट का फैमिली रिप्लाई करता है वो आप पेशेंट को बता सकते हैं, एटलीस्ट पेशेंट का भी मनोबल बने रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट बताया है कि नॉट नेसेसरी कि आप टाइम वेस्ट करें, एक फिक्स टाइम में आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि पेशेंट का कंडीशन क्या है। थैंक यू डॉक्टर राजम, बहुत बढ़िया तरीके से आपने उसको आगे बढ़ाया। तो किसी और को कुछ इसमें कोई और सजेशन या टिप्पणी कुछ है तो? Smriti has just added also कि हमेशा फैमिलीज यही इमेजिन करते हैं सबसे बुरा होता है पेशेंट को, तो अगर पेशेंट की कुछ भलाई हुई है अगर वो भी हम कम्युनिकेट करें तो पेशेंट, फैमिली और पेशेंट दोनों का उत्साह भी बढ़ेगा और थोड़ा मनोबल भी बढ़ेगा, विच इज वेरी करेक्ट। क्योंकि हम सिर्फ पेशेंट को देखते नहीं है तो हमको लगता है अरे अभी पेशेंट का ये हो गया रहेगा, पेशेंट कुछ खराब हो गया रहेगा, अनर्थ हो गया रहेगा। तो अगर हम ये भी कम्युनिकेट करें पेशेंट की फैमिली के साथ तो वो भी खुश रहेंगे और अप टू डेट रहेंगे पेशेंट की हालत के बारे में। हाँ, बहुत अच्छा सुझाव है। और उसमें मेरे को एक और एडिशनल सुझाव अभी मेरे दिमाग में आया कि जो अच्छी खबरें हैं वो अपने डिपार्टमेंट के जो जूनियर लोग हैं या जूनियर डॉक्टर हो गए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कि अच्छी अच्छी खबरें जो जूनियर डॉक्टर्स या जूनियर स्टाफ हैं वो दें, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी कम होता है। और जो सीनियर लोग हैं जो जिनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है और होपफुली कम्युनिकेशन स्किल्स भी उनके स्ट्रांग हैं, तो बुरी खबरें वो सीनियर लोग लें, और किस तरीके से बुरी खबर दी जाती है वो जूनियर लोग सीधे सीख भी सकते हैं। Dr. Biju, there's just one point from Suresh from Dehradun, which is excellent, which he says that spiritual aspect to provide empathy to patient and also satisfaction to the health team. So he's commented on that. So maybe you would like to elaborate. Yes, absolutely. Okay, right. So moving forward, so when we have to communicate bad news, generally all over the world we have a protocol called as the Spikes protocol. It's an acronym. उसमें क्या होता है कि पहले आप माहौल ठीक से बनाएं, सेटिंग अप द इंटरव्यू। अब जैसे कोई सर्जन है, वो राह चलते तो सर्जरी नहीं करता, वो अपने लिए सर्जरी के लिए टाइम बनाता है और उसके लिए ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर का एक माहौल होता है। इस तरीके से अगर हमें कोई बुरी खबर देनी हो वो चलते फिरते में ना दिया जाए, उसके लिए आप टाइम निकालें। और जहाँ पे मैं काम करता हूँ हॉस्पिटल में, मैं जहाँ फैमिली काउंसलिंग जब करता हूँ मैं यूजुअली लेट इवनिंग करता हूँ, क्योंकि उस टाइम तक हमारा ओपी एरिया यूजुअली शांत हो जाता है, तो बहुत ज्यादा हो हल्ला शोर शराबा नहीं होता है। तो एक तरीके से माहौल उस तरीके से सेट हो सकता है। आप भी देख सकते हैं कि आपके लिए कैसे अच्छा माहौल सेट करें। तो पहली बात है कि आप माहौल सेट करें। दूसरी बात है कि आप ये पता लगाएं कि आपके सामने जो बैठे हैं, जो कि पेशेंट हो सकता है या फैमिली मेंबर हो सकता है, कि वो उनको क्या जानकारी है कि बीमारी क्या है, वो किस स्टेज पे है, या क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है। तो वो इस सिचुएशन के बारे में वो क्या समझते हैं, वो क्या जानते हैं, उसके बारे में आप पता कीजिए। उसके बाद आप उनको एक इनविटेशन दीजिए, इस तरीके से कि क्या आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे।
और वो एक इनविटेशन होता है, एक न्योता होता है कि आप इस मुद्दे को आगे से ज्यादा समझने की आपको इच्छा है कि नहीं। और जो वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे इसके बारे में ज्यादा जानना है, तो तब ही आप उसको आगे बढ़ाएंगे, आप वो नॉलेज शेयर करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जब आप नॉलेज शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, आप उसमें बहुत अधिक सेंसिटिविटी के साथ ही आप शेयर करेंगे। और उसके बाद वाली सी बात है कि जब आदमी बुरी खबर सुनता है तो उसका एक इमोशनल रिएक्शन तो होगा ही। तो वो इमोशनल रिएक्शन को पूरा निकलने दें। आप एकदम से आप उसको दिलासा देने के लिए कूद ना पड़े, आप भी बैठे रहें, उसको अपना इमोशन निकालने का एक अवसर दें। क्योंकि जब आदमी बहुत इमोशनल होता है, वो बात को सुनने या समझने के स्टेज में नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आदमी बहुत ज्यादा अगर संकट में रो रहा है या गुस्से में है, तो आप उसका वो इमोशन को बहने दें, और उसके बाद में आप उसको उनके साथ डिस्कस करेंगे कि हमें आगे क्या करना है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ही संक्षेप में स्पाइक्स प्रोटोकॉल है। अगर कोई इसके बारे में अगर बात करना चाहता है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। सिर्फ एक पॉइंट स्मृति हैड गॉट आउट, डॉक्टर बीजू, इज दैट हम जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो ओपन एंडेड होना चाहिए। बहुत टाइम में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम उसमें जवाब ऑलरेडी रहता है और पेशेंट सिर्फ हाँ ना में जवाब देने की हम कॉर्नर कर देते हैं पेशेंट को। इंस्टेड हम ओपन क्वेश्चंस पूछना चाहिए, जिसके बारे में डॉक्टर बीजू शायद एक आध एग्जाम्पल आपको बताया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेशेंट को दर्द और आपने दवाई दी और अगले दिन आप राउंड्स में आके पूछते हैं आपका दर्द तो कम हो गया होगा, है ना? तो ऐसे में हो सकता है कि मरीज जो है जो आपसे ऑलरेडी इतना डरा हुआ होगा, तो वो किस मुंह से कहेगा नहीं डॉक्टर साहब आपकी दवाई से तो मुझे कोई आराम ही नहीं आया। ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। तो वो हो सकता है कि वो कहे हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक्चुअली में उसको दर्द कम नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आप पूछें कि आपका दर्द तो कम हो गया होगा, है ना, तो ऐसे में वो मतलब मन मार के कह ही देता है कि हाँ। उसके बजाय आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आज आप कैसे हैं। तो वो आपको अपने दर्द के बारे में बताएगा, आपको दर्द के अलावा उसको और भी कोई तकलीफ है उसके बारे में भी बता देगा। तो ओपन एंडेड सवाल पूछने का फायदा ये है कि आप पेशेंट को एक छूट देते हैं कि वो खुल के आपको बताए कि वो क्या बताना, वो क्या कहना चाहता है। आप लीडिंग क्वेश्चन पूछेंगे, अभी है ना, हो गया ना, उस तरीके से पूछेंगे, तो हो सकता है कि वो अपनी दिल की बात खुले से ना बता पाए, और उससे हमें ही नुकसान है क्योंकि हम गलत समझ बैठेंगे और जो सही में करना चाहिए वो हमसे होगा भी नहीं। क्या कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर राजन या डॉक्टर परम या स्मृति फॉर दैट मैटर? क्योंकि पेशेंट्स तो डॉक्टर्स लोग से हमेशा डरते ही हैं। अभी कोविड के सिचुएशन में उनके मन में डर है, डॉक्टर का मुंह भी नहीं दिख रहा है, और डॉक्टर अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो शायद जवाब देने में बहुत हिचकिचाएंगे। तो आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदलना चाहिए। जैसे स्मृति ने सजेस्ट किया, ओपन एंडेड क्वेश्चन से पेशेंट्स बोल पाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे पूछते हैं कि हमको जो आंसर सुनना है वही हम क्वेश्चन में डालते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि ओपन क्वेश्चंस पूछे ताकि आपके पेशेंट्स को एक्सप्रेस करने का टाइम मिले। और जैसे केशव बता रही है, टोन भी जल्दी जल्दी में आप भी हो तो पेशेंट भी समझ में आता है कि डॉक्टर को इच्छा नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है आपका जवाब सुनने में। तो आप कैसे दयापूर्वक टाइम से आप कंपैशन और एम्पैथी दिखाते हुए क्वेश्चंस पूछेंगे तो पेशेंट्स बिना हिचकिचाए आंसर देने में तैयार रहेंगे। हाँ, टोन की बात आई तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके अगर चेहरे पे मुस्कान हो तो आपका टोन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, वो गारंटी है मेरी तरफ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है एलिजाबेथ कुबलर-रॉस का 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। इसका
क्या है कि अगर कोई इंसान बहुत बुरी खबर सुनता है तो एकदम से उसको एक्सेप्ट करने में तकलीफ होती है। तो अक्सर क्या होता है कि पहला रिएक्शन होता है नहीं ये झूठ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके का जो अपना जो मनोभाव है कि ये गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे घर के लोगों से ऐसा हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इसको हम कहते हैं डिनायल। और डिनायल वाला जो व्यक्ति है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करे। और जब तक हम डिनायल में हैं, कोई हमारा पेशेंट या फैमिली मेंबर डिनायल में है, हम जितना मर्जी कोशिश कर ले को समझाने के लिए कि उसका ट्रीटमेंट का ये है वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था उस हिसाब से है ही नहीं। और हो सकता है कि हम लोग खुद समझाते समझाते खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं। वो उसकी भी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है, वो उस व्यक्ति का जो मानसिक अवस्था है वो हम ठीक से समझ नहीं पाए, यही प्रॉब्लम है। तो ये 5 स्टेजेस हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे सामने जो बैठा है उसका जो मन का जो स्टेज जो है वो इसमें से कौन सा हो, ये हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। और दूसरा हो सकता है कि एक बार ये बात आ जाए, ये मेरे साथ हो कैसे गया, ये लोग बाग कुछ करते नहीं है, कोई मास्क लगाता नहीं है, सड़क पे थूकते हैं, इनकी वजह से कि ये सब हो रहा है। तो अपने जहन में बहुत ज्यादा गुस्सा, तो ये गुस्से वाली जो अवस्था है उसमें भी हो सकता है कि हम उनको अगर समझाने की कोशिश करें, दारू की बात करें, तो वो दारू की बात नहीं, दवाई की बात करें, तो हो सकता है कि वो उनके बात समझ ही ना आए, क्योंकि उनमें इतना गुस्सा भरा होता है, वो सीधे इस बात को मुद्दे की बात पे आ ही नहीं पाते। मैं एक ही पॉइंट बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये कोविड का ये जो सिचुएशन है ये इतना अनसर्टन है, इतना सडनली आ जाता है कि पेशेंट अच्छे से बुरा एकदम क्विकली चला जाता है। तो शायद हमको ये टाइम भी नहीं मिलता है कि एसेस करने की पेशेंट और फैमिली कहाँ पे है। बट इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा बेसिक जो मैनरिज्म है वो कंपैशनेट हो, वो एम्पैथेटिक हो, वो पेशेंट हो, कि हम उनके बारे में सुने। बिकॉज काफी परिस्थिति बहुत जल्दी जल्दी बदल जाता है और पेशेंट अच्छे से एकदम सडनली वेंटिलेटर पे भी जा सकता है, और सडनली पेशेंट कोविड नेगेटिव से कोविड पॉजिटिव से आइसोलेशन से भी जा सकता है। तो इतना वक्त नहीं मिलता है जैसे अदर बीमारियों का, जैसे कैंसर हो या क्रॉनिक किडनी फेलियर हो, उसमें वक्त मिलता है पेशेंट और फैमिली के साथ, इसमें वक्त नहीं मिलता है। इसलिए हम अपने हुनर को थोड़ा पॉलिश करना चाहिए जल्दी, और अपने जो क्या बोलते हैं एक्सपर्टीज है पेशेंट के कम्युनिकेशन स्किल्स को वो जल्दी से जल्द पॉलिश करना है। इसी यही उद्देश्य है ये पूरे हफ्ते का ट्रेनिंग का। थैंक यू फॉर दैट। और बाकी जो स्टेजेस हैं, जैसे बार्गेनिंग की, अगर मैं ये चढ़ावा कर दूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा फल, ये हम भगवान से भी बार्गेन करते हैं, हम अपने मेडिकल लोगों के साथ भी बार्गेन करते हैं, हम फल सब्जी लेने के टाइम पे भी बार्गेनिंग करते हैं। तो ये अवस्था जो होती है ये भी एक अगर बैड न्यूज के रिएक्शन के हिसाब से हो सकता है। फिर एक बात है कि डिप्रेशन में आदमी चला जाता है कि बहुत ही अरे सब बर्बाद हो गया, दुनिया मेरी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके का जो एटीट्यूड है वो डिप्रेशन होती है, और हो सकता है कि एंड में आदमी एक्सेप्टेंस पे पहुंच जाए। और आप ये बात समझे कि ये सिर्फ पेशेंट ही नहीं, उनके घर वाले घर परिवार जन सब ये सब का शिकार हो सकते हैं। कोई बुरी खबर सुन के एकदम से एक्सेप्टेंस पे शायद ही जाता हो। और वापस आते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं रमेश जी, वो अभी हमारे क्वारंटाइन में हैं और अकेले हैं, और नर्स पे बड़े भारी पड़ रहे हैं आजकल। वो जब देखो गरम मिजाज में रहते हैं, और नर्स का रिपोर्ट आया है कि जब देखो वो बहुत ही गुस्से में है, बड़े गुस्सेले हो गए हैं। अब क्या करेंगे कि इनका गुस्सा जो है, आप गुस्सा कैसे डील करेंगे। और आप ये भी समझे कि आपके ऊपर कोई हमेशा गुस्सा हो तो हो सकता है कि आपके मन में भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो ये सब सोच के आप जरा देखिए कि कैसे
इस परिस्थिति को कैसे मैनेज किया जाए? यहाँ पे ऐसा कोई है जो कभी गुस्सा ही नहीं होता है पेशेंट के साथ? हो सोच, स्पेशली ये सिचुएशन में सोचना चाहिए कि हम गुस्से के साथ गुस्सा रिएक्ट करें तो कैसा होगा, या आपने कभी किसी पेशेंट पे कभी गुस्से हुए हैं तो उसका क्या नतीजा हुआ आप पे भी पहले और वो सिचुएशन पे भी। तो उससे वी हैव टू लर्न। गलतियां तो सब करते हैं, बट गलतियों से हम कैसे सीखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली इस मौके पे क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है और इतना सारा पेशेंट है। हाँ, और हमारे ये सेशन के लिए भी टाइम ज्यादा नहीं है। सही बात है, ऑलरेडी 4:05 हो गया है। हाँ, तो झटपट भेज दीजिए अपने कमेंट्स चैट बॉक्स पे, और कमेंट्स मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमेंट्स को बीच बीच में आप लाते रहिएगा, डॉक्टर आजम एंड डॉक्टर परम। यस यस, वी आर लुकिंग एट दैट। अब गुस्सा क्या है? गुस्सा एक बहुत ही नेगेटिव इमोशन है और इसमें बहुत ज्यादा ईंधन खर्चा होता है। आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है इस नेगेटिव इमोशन में। और गुस्सा एक रीजन से नहीं होता, कई तरीके के जो स्ट्रेस हैं उसका एक पूरा जब अपना भर जाता है, क्या कहते हैं, एक जैसे ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। तो गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन है और बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी खर्च हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम कैसे इस एनर्जी को निकालें जिससे कि गुस्सा ठंडा हो। और इसके लिए हमारे पास एक सजेशन है, वो है कि जब कोई बहुत ही गुस्सा हो, उसके शरीर में इतना एड्रेनलिन भर जाता है कि वो बैठ नहीं पाता, तो ऐसे समय में आप उसको ये मत कहिए कि आप बैठिए, क्योंकि हो सकता है कि उसका गुस्सा बढ़ ही जाए। और गुस्सा बढ़ाने के लिए आप उनके साथ तर्क वितर्क करेंगे तो गुस्सा बढ़ेगा। और कोई बहुत ही गुस्से में है तो आप उनसे माफी मांगेंगे तो भी गुस्सा बढ़ सकता है। आप उनको इग्नोर करें, वो जो आपसे गुस्सा कर रहे हैं, आप उनसे आंख ना मिलाएं, आप उनको पीठ करें, अपनी पीठ उनको दिखाएं, तो हो सकता है कि उससे भी उनका गुस्सा बहुत बढ़ जाए। तो क्या करें? So here Sukhvinder Kaur has suggested use silent mode for some time. Gurjeet and Veerpal Kaur have suggested that we will ask from his family about his behavior to know what is his background behavior. And yoga, Dr. Prashant Chauhan is saying is good for anger management, but may not be useful when you're at that moment. हाँ, at that moment क्या है कि आप उनके फैमिली के साथ उनका बिहेवियर के बारे में पूछेंगे उनके सामने अगर, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो हो सकता है फिर उसमें भी शायद हो सकता है कि गुस्सा बढ़ जाए। तो सजेशन ये है कि आप ना उनको पीठ दिखाएं और ना ही उनको आंख दिखाएं, लेकिन आप आई कांटेक्ट जरूर कीजिएगा और साथ में आप भी खड़े हो जाइए। अगर वो गुस्सा हो रहे हैं और आप बैठे हैं, आप भी खड़े हो जाइए। और जब आप खड़े होंगे तो इस तरीके से खड़े होंगे जिससे कि आपकी पीठ थोड़ी सी आगे को झुकी हो, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे एयर इंडिया के महाराजा की तरह बिल्कुल झुकी हुई ना हो, वो तो फिर दरबान की पोज होगी। आप अपना कॉन्फिडेंस से खड़े रहिए, आई कांटेक्ट कीजिए, एंड आप जब आपके जो खड़े होने का तरीका ये है कि थोड़ा सा झुकाव आगे हो। उससे क्या होता है कि आप दिखा रहे हैं कि आप उनके प्रति रिस्पेक्टफुल हैं, आप उनकी इज्जत करते हैं, एंड आप आंख मिला के इज्जत दे रहे हैं। इसका मतलब आप डरे भी नहीं हुए, क्योंकि अगर आपकी आंखों में डर दिखता है तो हो सकता है कि अगले का गुस्सा भी बढ़े, क्योंकि वो एक डोमिनेंट पोजीशन पे आ जाता है। तो इक्वल पोजीशन पे रखने के लिए आई कांटेक्ट कीजिए, जिससे कि आप दिखा रहे हैं कि आप डरे हुए नहीं हैं, लेकिन आप रेस्पेक्टफुली थोड़ा सा आगे झुक के खड़े हो, तो वो दिखाता है कि आप वो थ्रेट भी नहीं है, आप उनके सामने रेस्पेक्टफुली खड़े हैं। तो इससे क्या होगा कि उनका गुस्सा बढ़ने का आप कोई मौका दे ही नहीं रहे हैं। इस टाइम पे आप कुछ कहिएगा नहीं, आप साइलेंटली, कॉन्फिडेंटली, रेस्पेक्टफुली खड़े होके उनके गुस्से को निकलने का, उनकी जो भड़ास निकालने का आप एक जरिया बनते हैं।
आपको कुछ करना नहीं है, ये करना है। आपको ये कुछ कहना नहीं है, बस ये करना है। आपको उनका गुस्सा बाहर निकालने का एक जरिया बनना है। जैसे एसाइटिक टाइपिंग में हम ट्यूब डालते हैं ना, ट्यूब से सारा फ्लूइड निकलता है, बस आपका काम वो ट्यूब बनना है कि उसका गुस्सा बाहर निकले। और एक बार वो शांत हो जाए तब आप उनको न्योता दीजिए कि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानना है, क्या हम बैठ के बात कर लें? और तब आप बैठ के बात कीजिए, और जब आप बात करेंगे उनको बात करने का ज्यादा से ज्यादा मौका दीजिए, आप इंटरप्ट ना कीजिए, जिससे कि बाकी गुस्सा जो है वो बोल बोल के निकाल दे। और हो सकता है कि इसके एंड में आपको शायद समझ आ जाए कि ये सज्जन गुस्सा हुए क्यों थे। और हो सकता है कि बहुत ही छोटी बात हो, लेकिन कई बातें मिलके एक बार बड़ा ज्वालामुखी का पहाड़ फूट पड़ता है, उस तरीके से हुआ होगा। तो हो सकता है कि असली मुद्दा छोटी सी बात थी। तो ऐसे अगर होता है तो फिर कुछ करने की, कहने की जरूरत ही नहीं है। हर बार सॉरी कहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे अपॉलॉजी बनती है, कहीं पे सॉरी कहना बनता है, तो जरूर कहिएगा। और हो सकता है कि जो बातें बाहर निकली हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी हो जो आपकी तरफ से कुछ चेंजेस लाने की जरूरत हो, कुछ करेक्ट करने की जरूरत हो, तो बेशक कीजिए। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जिसका कोई निदान न हो, तो उसको आप भी एक्सेप्ट कीजिए कि ये तो ऐसा है। लेकिन आप उनको सुनिए, उसके गुस्से को बहने दीजिए, उनके गुस्से को सुनिए। जो सुनवाई जो होती है वही एक तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन मैं ये जो कह रहा हूं ये किस परिस्थिति में है, आपके नॉर्मल क्लिनिकल एनवायरनमेंट में रोजमर्रा की जो गुस्से का जो सिचुएशन बनता है उसको डील करने की बात कर रहा हूं। अगर बहुत 10-12 लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो वायलेंस पे आती है, वहां पे आप खड़े होके शांत करने की कोशिश ना कीजिए। वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। कोई, किसी ने शराब पी है, कि किसी ने कुछ और तरीके का नशा किया हुआ है, आप उससे आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। वो सब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। वो हम मेडिकल केयर वर्कर्स का एरिया नहीं है। जो पुलिस है या सिक्योरिटी है, वो सब उनको वैसे सिचुएशन डील करें। और जहां कहीं पे भी कम्युनिकेशन हो, इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। या तो ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन हो, या फिर आप सिचुएशन के बाद एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें। क्योंकि जब आपने जो डॉक्यूमेंट किया है उसका मतलब आपने ये सिचुएशन डील किया है। कल को अगला ये नहीं कह सकते कि ऐसे तो हुआ ही नहीं, या इस बंदे ने इस तरीके से कहा, उस तरीके से कहा। डॉक्यूमेंटेड है तो बात बिल्कुल साफ है, खुली किताब है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि इस तरीके के डेलिकेट सिचुएशंस को आप इस तरीके से हैंडल करें कि किसी को भी तकलीफ ना हो, ना हॉस्पिटल को कुछ नुकसान हो, ना पेशेंट को, ना फैमिली को भी कोई ये दिल में रहे कि हमारे साथ न्याय ना हुआ हो। So in the chat box, some interesting points have come. Avoid arguing, listen politely. But there's one interesting point which I want to bring up is they have suggested change the topic and use some diversional therapy. So Dr. Biju, would you like to just clarify that point and then move ahead? यही मैं सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको किसी बात पे नाराजगी है, आप बहुत गुस्से में हैं, और आप जिसके सामने गए हैं अपनी नाराजगी जताने के लिए, वो आपके मुद्दे की बात तो करे ही ना, कुछ और कहीं की कहानी सुनाए, तो आपको वो चलेगा? I think it was मेरे को तो नहीं चलेगा। Which is trying to say, कहना चाह रहे हैं कि अगर एक चीज खत्म ही नहीं हो रही कॉन्वर्सेशन, तो कई बार हमें डाइवर्ट करना पड़ता है। पर व्हेन पेशेंट एक्चुअली किसी चीज को कंप्लेन कर रहे हैं, तो बिजू वुड नॉट वांट कि हम उसको साइड ट्रैक करने को, उससे पेशेंट का शायद गुस्सा बढ़ ना जाए। Is that what you were saying, Biju? correct. We need to close this problem. We can't let it continue. Like if we don't address the problem and we go into other areas, तो हो सकता है कि ये मुद्दा कभी खत्म नहीं हो। हाँ, और हमारे पास हम सब बिजी हैं,
हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसमें लगे रहें, क्योंकि ये है कि ये सब कम्युनिकेशन के इंटरवेंशन टेक्निक्स हैं. हाउ टू मैनेज एंगर, हाउ टू मैनेज कोल्यूशन, हाउ टू कम्युनिकेट बैड न्यूज. दे आर इंटरवेंशनल कम्युनिकेशन, इफ आई मे से सो. और हमारा ये कि वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ द टाइम इन्वॉल्व, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम करने होते हैं. तो ये तो एक इमरजेंसी इंटरवेंशन हो गया, मैनेजिंग एंगर. क्योंकि ये आपके ओपी के बाहर हो सकता है, या आपके वार्ड में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ER में हो सकता है. तो आप योर जॉब इज टू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. जो एंगर सिचुएशन है उसको रिसॉल्व करना है. तो डाइवर्शन करके और मुद्दों पे जाएंगे तो वो जो मेन इश्यू जो है वो रिसॉल्व कैसे होगा. मतलब सवाल ये था. और साथ ही साथ आप ये भी समझिए कि एक सेकंड. और साथ ही साथ ये भी समझिए कि आप भी इंसान हैं, आपको भी स्ट्रेस है, और आप भी, आपके अंदर भी गुस्सा भर सकता है. तो आजकल एक सुनने में आ रहा है कि प्रैक्टिस मेडिसिन विद अ बडी सिस्टम. बडी सिस्टम हमारे जो आर्मी में जो स्पेशल ऑपरेशंस के लोग जो जाते हैं, बड़े खतरनाक ऑपरेशंस के लिए जाते हैं आर्मी में, दुश्मन के इलाके में कुछ करने के लिए, तो वो बडी सिस्टम का प्रयोग वहां पे होता है कि मैं आई विल टेक केयर ऑफ माई बडी एंड माई बडी टेक्स केयर ऑफ मी. मतलब दो जन वो एक ध्यान रखेंगे एक दूसरे का. तो ये जरूरी हो गया कि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम में भी एक टीम की तरह काम करें. हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन में हमारा जो ब्रदर है, सिस्टर है, उनका फिजिकल और मेंटल वेलबींग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरा फिजिकल और मेंटल वेलबींग मेरे भाई की मेरे मेडिकल भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अगर कोई ऐसा हो जो ये ध्यान में रखे कि मैं अगर गुस्सा हो रहा हूं तो इससे पहले कि मैं फूट पड़ूं उससे पहले मुझे बताए, हे बड़ी, तुम्हारा पारा चढ़ रहा है. वो कैसे पता लगेगा? अगर मेरा जो बोलने का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा हो सकता है कि मैं गुस्सा हो रहा हूं. अगर मेरे बोलचाल में बहुत ही नेगेटिव तरीके से मैं बोलना शुरू हो गया हूं, या बहुत ही sarcastic तरीके से बोलना शुरू हो गया हूं, हो सकता है कि मेरे अंदर गुस्सा पनप रहा हो. तो ये जरूरी है कि मेरे साथ जो काम कर रहा है, जो मेरा कोलीग है, सेम शिफ्ट में मेरे साथ जो काम कर रहा है, वो हो सकता है कि मेरा सीनियर हो, या मेरे सेम लेवल पे हो, या मेरा जूनियर हो, लेकिन मेरे साथ जो काम कर रहा है वो मेरा बडी है, वो मेरा ख्याल रखेगा, और उसी तरीके से मैं उसका भी ख्याल रखूंगा. अगर मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रेस्ड है, वो गुस्सा हो रहा है, तो मैं उसको जाके बताऊं कि मुझे लग रहा है कि तू गुस्सा हो रहा है. तो इस तरीके से हम एक दूसरे को बताते रहें, और ये सच्चाई से, ईमानदारी से बताते रहें, जिससे कि एकदम से हमें भी एहसास हो. और जब हमें एहसास होता है तो वो एक मौका हमें मिलता है कि गुस्सा होने से पहले ही हम अपने गुस्से को खत्म करें. क्योंकि एक बार फूट पड़े, हमारे मुंह से कुछ बातें निकले, वो बातें तो निकाल वापस ली नहीं जा सकती. तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. उससे पहले ही एक तरीके से हमारा एंगर मैनेज करने के लिए हमारे साथ हमारा एक कोलीग हो, उस तरीके से एक अरेंजमेंट फिक्स किया जाए. वो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का कोलीग डॉक्टर ही हो सकता है कि डॉक्टर के साथ जो साथ में कोई नर्स हो या कोई फिजिशियन असिस्टेंट हो, वो कोलीग हो सकता है, कोई भी कोलीग हो सकता है. उसका जॉब यही है कि हम एक दूसरे को ये देखें कि अगला स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है कि नहीं. अगर हो रहा है तो सीधे सीधे बताया जाए, जिससे कि मैं फिर कुछ उसका कुछ करूं. और क्योंकि कोविड का जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा बदलता जा रहा है, हमें एक दूसरे की मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि हम सब अंधेरे में हाथ पकड़ के आगे चल रहे हैं.
और आखिरी स्लाइड है सेल्फ केयर का। इसमें अगर आप काम पे हो या रूटीन या आप क्वारंटाइन में हो, रोज सुबह उठ के आप अपना रूटीन बनाए रखिए। रोज सुबह उठ के शाम तक का आपका रूटीन होना चाहिए। आप शरीर के लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें और मन के एक्सरसाइज के लिए आप कुछ मेडिटेट करें या कुछ भी करें जिससे कि आपका शरीर और मन जो है वो अच्छे कंडीशन में हो। और रोज काम, फिर वापस घर में काम, इस तरीके के चीजों के अलावा कुछ अलग हट के भी कुछ कीजिए, कुछ हॉबीज अपनाइए, जिससे कि कुछ अलग से आप कुछ करेंगे तो आप पूरी तरीके से आप जिएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टे कनेक्टेड। आप किससे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपका मन किससे कनेक्ट करना चाहता है, वो आपकी मर्जी है। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकता है, आपके पेट्स हो सकते हैं, या कोई डिवाइन एंटिटी हो सकता है, कुछ भी। आपका मन किसके साथ मिलना चाहता है, मन से मन जिसके साथ मिलना चाहता है, आप जरूर कनेक्टेड रहिए, क्योंकि हम सब बिखरे हुए हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम कनेक्टेड रहें और इस तरीके से हम अपने शरीर को, मन को और अपनी आत्मा को इसके लिए जिस जिस तरीके से हो सके उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करें। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ये हमारे टीम का। आज डॉक्टर राजम और डॉक्टर परम है। मैं जानता हूं कि अभी आगे और इन लोगों के, इन दोनों की तरफ से कुछ और आगे बातें होंगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरे जो टीम कंट्रीब्यूट जिन्होंने किया है इस प्रोग्राम के लिए। और आप प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा। उससे पहले डॉक्टर परम, डॉक्टर राजम, वुड यू लाइक टू क्लोज? थैंक यू And आप लोग सबको also, if बहुत बहुत anybody would like to make any contribution, and I'm just stopping for now. Thank you. थैंक यू डॉक्टर बीजू, इट वाज रियली एक्सीलेंट कि इतना अच्छा रहा कि हम लोग को टाइम भी याद नहीं रहा। सो सॉरी फॉर द फैक्ट दैट हम लोग भी गॉट कैरिड अवे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आ रहे थे और कम्युनिकेशन में अगर हम आपके पॉइंट्स और चैट आंसर नहीं करें तो हमारी गलती होगी। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दिस सेशन डॉक्टर बीजू एंड ऑल द सपोर्ट टीम ऑफ पैलियम इंडिया एंड डॉक्टर परम। जस्ट जाते जाते ये कहना है कि पहले तो शुक्रिया अदा करना है, दूसरा आपको याद दिलाना है कि कल जीवन का अंत, एंड ऑफ लाइफ केयर पे टॉपिक है, तो प्लीज प्रिपेयर होके आना और आपका फीडबैक जरूर देना। और जाते जाते सिर्फ आपको ये पूछना है कि आप लोग अभी 3 दिन से ये अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ चैट करके चैट में बता सकते हैं क्या आपको नया क्या सीखा है, आपको दिल छूने वाली बात क्या महसूस हुआ है 3 दिनों में, और आप आज से कुछ नया क्या करेंगे अपने हाथों से। अगर आप जाते जाते सिर्फ चैट बॉक्स में टाइप करेंगे तो हमें भी बहुत उत्साह मिलेगी कि आपने नया क्या सीखा है, नया क्या आपको दिल को छुआ है, या आपने तीसरा पॉइंट ये है कि आज से आप नया क्या करोगे अलग। ये मेडिकल नहीं होना जरूरी है, कुछ भी आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस लाए हैं, ये अगर आप हमको देंगे फीडबैक के अलावा तो ये भी हमको बहुत प्रोत्साहन करेगा। थैंक यू वेरी मच सबको, गुड इवनिंग। और अगर आपको कोई, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन मन में बाद में आए, आपके पास जो कॉन्टैक्ट ईमेल है उस पर आप लिख के भेज सकते हैं, हम कोई ना कोई तरीके से इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।